नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, एनडीए में सीट शेयरिंग और मसला बिहार का पेच तो तगड़ा फंसता दिख रहा है। देखिए, हम लोग चर्चा कर रहे थे जब नीतीश कुमार एनडीए में आए कि जेडीयू की सीटें कम होगी लोकसभा चुनाव में, बीजेपी सीटें कम कर देगी क्योंकि बाकी सहयोगी पार्टियां भी हैं। लेकिन अब जो आंतरिक खबरें मिल रही है इंटरनल सोर्सेस से और बहुत ही रिलायबल सोर्सेस से कि जेडीयू ने कह दिया है कि 16 से कम एक भी सीट नहीं। देखिए, हम लोग तो 14 की बात कर रहे थे, कई मीडिया घराने कह रहे थे कि जेडीयू को 12 सीटें मिलने जा रही है। तो जेडीयू का कहना है अगले 2-4 दिनों में फैसला भी हो जाना है कि 16 हमारी जीती हुई सीटें हैं, 16 तो हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे। और जेडीयू को भरोसा है कि उनकी बात बीजेपी मानेगी। तो फिर क्या होगा? यह तो बड़ा झमेला पैदा हो गया। जेडीयू का तर्क है कि देखिए, हमारा अलायंस बीजेपी के साथ, हमारा अलायंस न तो चिराग पासवान के साथ है, न पशुपति पारस के साथ है, न उपेंद्र कुशवाहा के साथ है, न जीतन राम मांझी के साथ है। और जब हम 2019 में लड़े थे तो 23 सीटें बीजेपी और एलजेपी, मतलब 23 पर उन्होंने चुनाव लड़ा था बीजेपी ने, क्योंकि अलायंस में एलजेपी उनके ही साथ था, और 17 पर जेडीयू लड़ा था। तो इस दफे तो हम 24 सीटें बीजेपी को दे रहे हैं कि बीजेपी को जैसी मर्जी 24 सीटों में जितनी सीटों पर लड़ना है आप स्वयं लड़ लीजिए, बाकी अपने सहयोगी दलों को जितना देना है दे दीजिए, लेकिन हमारी सीटें 16 से कम नहीं होगी और बिहार बिहार में। देखिए, बीजेपी के नेताओं को भरोसा है जो इस सीट शेयरिंग के मसले को सुलझाने में लगे कि हमारा और बीजेपी का, मतलब जेडीयू और बीजेपी का संबंध और दोनों के बीच तालमेल इतना बढ़िया है कि कहीं कोई झमेला उन दोनों के बीच में नहीं होना है, नुकसान भले किसी और को हो जाए। अब इसका उदाहरण नजीर भी पेश किया जा रहा है कि देखिए, जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी थी तो तेजस्वी यादव और लालू यादव ने जबरिया जेडीयू से शिक्षा विभाग और आरईओ ग्रामीण कार्य विभाग छीन लिया था। लेकिन जब बीजेपी के साथ फिर से सरकार बनी एनडीए की, तो बीजेपी ने पुराने सिद्धांत, पुराने नियम, पुराने बंटवारे को मान्य रखते हुए शिक्षा विभाग और आरईओ ग्रामीण कार्य विभाग हमें वापस लौटा दिया। तब जब दोनों विभाग वापस लौटाए गए तो फिर हमारी सीटों में कहां से कटौती होगी? और यदि 16 सीटों पर जेडीयू लड़ने का मन बना चुकी है तो फिर चिराग पासवान का क्या होगा? देखिए, जेडीयू के नेताओं का तर्क है कि भाई, कोई पार्टी कई हिस्सों में बच जाए, इसकी जवाबदेही हम थोड़ी ले सकते हैं, बीजेपी भी नहीं ले सकती है। तो ये तो एक नया झमेला बिल्कुल आखिरी चरण में बिल्कुल फंसता दिखाई पड़ रहा है। जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, हम लोग जो बात कर रहे थे वो 14+1 सीट की बात कर रहे थे। हम लोग जो बात कर रहे थे पहले दिन से, वो बहुत रिलायबल सोर्सेज के हवाले से वो खबर आपको भी मिली थी, जी। हमको भी मिली थी, और ये तय था कि इतनी सीटें तो वो ले रहे हैं। 15 सीटें हम्म। ले रहे हैं, जिसमें एक हारी हुई सीट है किशनगंज की। लेकिन वो कई छोड़ आप दी है उन्होंने, वो छोड़ दी है, हाँ, किशनगंज वो छोड़ दी है उसको उन्होंने। छोड़ के आप सिर्फ जीती हुई 16 सीटें मांग रहे हैं। लेकिन जी। ओवरऑल तो 15 सीटों की चर्चा हम लोग कर रहे थे। जबकि बिल्कुल। कई लोग ये मान रहे थे कि 12+28 का फॉर्मूला है, 12-28, हम्म। 12-28। हर जगह सुनने को मिल रहा था कि 12 सीटें जेडीयू और 28 सीटें बीजेपी, और उसमें से जी। बीजेपी तमाम एलाई पार्टनर्स को सीटें देंगी। वो जितनी सीटें देनी होंगी वो बीजेपी जाने, वो उस झमेले में जेडीयू नहीं है। लेकिन जी। तब भी बिल्कुल। हमने कई कई स्तर पर जहां भी बात हुई, हमने इस बात का प्रतिवाद किया था कि ये इसका कोई लॉजिक नहीं है कि नीतीश कुमार इतना कॉम्प्रोमाइज करें सीटों की संख्या में। जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, नीतीश कुमार को पता है और जेडीयू के तमाम नेताओं को पता है कि उनके लिए बार्गेनिंग का यह आखिरी मौका है। जी। इसके बाद बार्गेनिंग का वैसा मौका नहीं होगा जो अभी है। हो सकता हम्म। है कि इसके बाद भी हो, किसी समय ऐसा स्थितियां बदल जाएं और विधानसभा चुनाव में ऐसे हालात बन जाए कि तब भी फिर एक बार बार्गेनिंग चिप नीतीश कुमार के हाथ में आ जाए। लेकिन जी। वो तो फिर संभावनाओं पर आधारित है। अभी बिल्कुल। लोकसभा चुनाव के पहले ये आखिरी बड़ा मौका है और नीतीश कुमार को पता है कि उनकी बात क्यों सुनी जाएगी।
जब नीतीश कुमार को बीजेपी ने साथ ले लिया और मुख्यमंत्री मान लिया तो उनकी कोई भी जी, मांग माने, अब उनकी कोई भी मांग मानी जाएगी। कोई भी ये मांग मानी जाएगी। हाँ, सबसे बड़ी बात जी, क्या थी कि हम नीतीश कुमार को नहीं लेंगे, उनके लिए सारे खिड़की दरवाजे बंद हो गए हैं। तो जी, नीतीश कुमार आए और बजाबता हुँ, राजद्वार से आए, सिंह द्वार से आए। हुँ, ऐसा भी नहीं है कि जी, स्नीक करके खिड़की से कूदे या पिछड़े दरवाजे से आए। जो सिंह द्वार बिल्कुल, है, उस सिंह द्वार से नीतीश कुमार की ग्रैंड एंट्री हुई। पार्टी के जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे और उनको मुख्यमंत्री भी बनाया। हुँ, तो जब जब ये मांग मान ली गई कि भाई एंट्री नहीं हो सकती है, तो एंट्री हो गई। एंट्री होगी जी, तो बिल्कुल, सीएम नहीं बनाएंगे, तो सीएम ही बना दिया। जी, अब अब लोकसभा की सीटें क्यों नहीं देंगे? हुँ, जब उनकी एंट्री किस लिए हुई है? लोकसभा चुनाव जिताने के लिए तो हुई है। उनको मुख्यमंत्री बिल्कुल, किस लिए बनाया गया? इसलिए तो बनाया गया कि हुँ, बीजेपी अपनी 17 सीटें और बाकी एलाई पार्टनर की सीटें जितवा ले। तो जी, उनकी बात तो मानी ही जाएगी, ये उनको भी पता है और बीजेपी को भी पता है। बीच का रास्ता निकालने की कोशिश जरूर हो रही है कि थोड़ा कम सीटों पर मान जाए नीतीश कुमार, तो बाकी जो एलाई पार्टनर हैं उनको एडजस्ट करने में आसानी हो जाए। अगर जी, नीतीश कुमार नहीं मानते हैं तो बीजेपी की मजबूरी है कि वो जितना मांग रहे हैं उतनी सीटें उनको दे, क्योंकि उनका बिल्कुल, फायदा तभी है, इसी के लिए उनको ले आया गया है। हुँ, और ये भी मानिए कि जब नीतीश कुमार साथ में होते हैं बीजेपी का और चुनाव का समय होता है, खासतौर से लोकसभा चुनाव का अगर समय हो, तो नीतीश कुमार की बार्गेनिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है और जो दूसरी सहयोगी पार्टियां हैं उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी घट जाती है। अगर नीतीश कुमार नहीं होते, जो पहला समझौता हुआ था बीजेपी के साथ रामविलास पासवान का, मतलब लोक जनशक्ति पार्टी का 2014 का, तब नीतीश कुमार नहीं जी, थे हुँ, और तब बीजेपी कुछ भी देने को तैयार थी अपने सहयोगी पार्टियों को। बीजेपी सहयोगी पार्टी लेने को बेचैन थी कि कोई साथ में आए और वो जितना मांगे उतनी सीटें हम दे दें उसको। क्योंकि बिल्कुल, बीजेपी उस समय डेस्परेट थी, बीजेपी उस समय परेशान थी, क्योंकि उसको हुँ, पहला चुनाव लड़ रहे थे प्रधानमंत्री के दावेदार के तौर पर नरेंद्र मोदी और उनको चुनाव जीतना था। तो तब उन्होंने 7 सीटें दे दी थी बीजेपी ने लोक जनशक्ति पार्टी को और 3 सीटें उपेंद्र कुशवाहा को भी दे दी थी। अब तो जी, वो स्थिति नहीं है। हुँ, उसके बाद भी, हुँ, उसके बाद जब नीतीश कुमार आए, तब भी लोक जनशक्ति पार्टी की बार्गेनिंग कैपेसिटी इसलिए रही क्योंकि उसको एक बार जितनी सीटें दे दी जा चुकी थी, उसे कम कैसे की जाए। इस आधार पर उसको 6 सीटें लोकसभा की और 1 राज्यसभा की सीट मिली। अब वही जी, स्थिति नीतीश कुमार के साथ है कि जो सीटें आप हुँ, देते रहे, तो जो सीटें आपने 2019 में दी, उससे कम कैसे कर सकते हैं? जब आपने 2019 में नीतीश कुमार लौटे और आपने रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी की सीट कम नहीं की, तो अब हुँ, नीतीश कुमार की कैसे कम करेंगे? एक तो जी, सिंपल बिल्कुल, लॉजिक है कि जो जितनी सीटों हुँ, पर लड़ा है, जिसको जितनी सीटें मिली थी, उतनी सीटें उसको मिलनी चाहिए। ये हुँ, जो हम लोगों के यहाँ ऐसे भी सिटिंग गेटिंग गो का जो फॉर्मूला होता है कि जो सिटिंग है, जिसकी जहां है वहां उसको दे दीजिए। तो उस लॉजिक के आधार पर जनता दल यू की मांग है कि हमको 16 सीटें हमारी जीती हुई हैं, एक सीट जेडीयू इसलिए छोड़ रही है, ध्यान करिएगा, इसलिए ताकि जी, एक सीट अपनी तरफ से बीजेपी भी छोड़े। हुँ, अब जो पिछली बार 17-17 था, उसको दोनों 16-16 पर आए, एक सीट बीजेपी भी छोड़े और दो गठबंधन सहयोगियों को 2 सीटों पर एडजस्ट किया जाए, जो एक-एक जी, सीट ये दोनों छोड़ेंगे और हुँ, बाकी 6 सीटें जो लोक जनशक्ति पार्टी के कोटे की 6 सीटें हैं, वो उस कोटे को उसको मिल जाए। ये सिंपल गणित जनता दल यू ने बीजेपी के सामने रखा है कि रामविलास पासवान जी की, दिवंगत रामविलास पासवान जी की जो पार्टी है, उसमें उनका बेटे का एक धड़ा है, एक खेमा उनके भाई का है। उन दोनों के बीच 6 सीटों का बंटवारा हो, कैसे हो ये आप जानिए। उनकी 6 सीटें उनके हिस्से की बनती है, उनको दीजिए। एक हम छोड़ रहे हैं 16, एक आप छोड़ दीजिए और बाकी जो 2 एलआई पार्टनर हैं उनको एक-एक सीट देकर के एडजस्ट कर लीजिए और हो गया फॉर्मूला। ये फॉर्मूला नहीं, अजीत जी, जेडीयू का है, अजीत जी, खबर ये है कि जो बीजेपी है वो 17 से कम पर नहीं आना चाहती क्योंकि 17 जीती हुई सीटें हैं और अब चिराग पासवान और पारस को कहा जाएगा कि जब जेडीयू अपनी सीटें कम कर रही हैं तो आपको भी एक सीट कम करनी होगी। और देखिए जेडीयू बार-बार कह रहा है, बीजेपी का भी तर्क ये हो सकता है कि हमारा समझौता रामविलास पासवान के साथ, लोजपा एक थी, अब लोजपा दो हिस्सों में बटी है, दोनों की जवाबदेही लेने को हम तैयार नहीं है। चिराग पासवान यहां कमजोर पड़ जाते हैं, जो सिटिंग गेटिंग गो का फार्मूला कहते हैं कि वे अपनी पार्टी में अकेले सांसद हैं, वोट उनके पास, लेकिन जो पारस चाचा हैं उनके साथ 5 सांसद हैं, तो न इधर न उधर। अब ऐसी स्थिति में, और यह भी आपको पता है कि चिराग पासवान से नीतीश कुमार खुन्नस तो खाए बैठे हैं ही, तो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो करेंगे। और
बीजेपी यह नहीं दिखाना चाहती कि हम 17 से कम पर आ रहे हैं। यदि 16-16 का फार्मूला हो जाए तब तो बात बन जाएगी, लेकिन 17-16-33, यदि 17 पर बीजेपी लड़ती है, 16 पर जेडीयू, तो 33 बची 7 सीटें। तो क्या पासवान, चिराग पासवान और चाचा को महज 5 सीटों पर मानना पड़ेगा? और उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा की भी उम्मीदें हैं कि नहीं, मुझे दूसरी सीट भी मिलेगी। जब वे अमित शाह से मिलकर लौटे थे पटना, तो उन्होंने अपने कई करीबियों से कहा कि अमित शाह ने कहा है कि जो आपके साथ वायदे हैं वो वायदे पूरे होंगे, लेकिन अब कोई वायदा उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी के साथ पूरा होता बिल्कुल नहीं दिख रहा है। चिराग पासवान का क्या होगा? 4+1 का फार्मूला होगा, 3+2 का फार्मूला होगा, 4+2 का फार्मूला होगा। यह तो बिल्कुल अनिर्णय की स्थिति हो गई और इसी असमंजस में सभी सहयोगी दल परेशान हो गए। बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, देखिए अभी नुकसान नीतीश कुमार तो ये जरूर चाहेंगे कि अगर हम एक सीट कम कर रहे हैं तो एक सीट रामविलास पासवान की, मतलब लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से भी एक सीट कम करा लीजिए। अगर जी। सहयोगी पार्टी, किसी सहयोगी पार्टी को एक से ज्यादा सीट देनी है या कोई नया सहयोगी ले आना है, जो मुकेश सहनी की बातचीत हो ही रही है, अभी बातचीत बंद नहीं हुई है, तो उनको हम्म। ले आना है, तब 3 सीटें स्पेयर करनी होंगी। तो तीन जी। सीटें अगर एक एक सीट भी देते हैं तो 3 सीटें स्पेयर करनी होगी। तो फिर तीनों जो हम्म। पुराने पार्टनर हैं, तो 3 पुराने घटक दल हैं, वो तीनों एक एक सीट छोड़े। अभी नीतीश जी। कुमार की पार्टी जेडीयू एक सीट छोड़ रही है, तो एक सीट बीजेपी भी छोड़े और एक सीट लोक जनशक्ति पार्टी से भी छुड़ाया जाए, तब जाकर के हम्म। 3 और एलआई एडजस्ट हो सकते हैं एक एक सीट पर। और अगर जी। बीजेपी इस बात पर अड़ती है कि हम 17 जीते हैं और 17 से एक भी कम नहीं होंगे, तो ये मतलब शुरू में हो सकता है मोल भाव करने के लिए इस तरह की बात करे बीजेपी, लेकिन उसमें एक लॉजिक ये है कि भाई पिछली बार जब नीतीश कुमार को ले आना था तब तो आपकी 23 जीती हुई थी, जी। आपने 23 जीती हुई में से 6 जीती हुई सीटें छोड़ दी थी। अभी हम्म। तो 17 में से सिर्फ एक छोड़ने की बात है, तो 17 में से एक तो आप छोड़ ही सकते हैं। जब आपको लगा कि हम, आप अगर उस समय नीतीश कुमार 2019 में रह जाते आरजेडी के साथ ही, तो बीजेपी 30 सीटों पर लड़ती, तो क्या पता 17 भी नहीं जीत पाती। वो तो बिल्कुल। विधानसभा चुनाव में लोगों ने देख लिया था, 15 के विधानसभा, हम्म। तभी तो बीजेपी ने इतना कॉम्प्रोमाइज किया कि 23 में से 6 सीटें छोड़ दी। तो जी। वो एक बीजेपी पर भी दबाव होगा कि आप भी अपने कोटे की सीट छोड़िए। और ये बात आप हम्म। ठीक कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को कहा गया था कि आपसे जो वादे किए गए हैं वो वादे पूरे किए जाएंगे। तो तो उनका तो मानना है, उनके जो लोग हैं, जिन लोगों से बातचीत होती है, उनका कहना है कि उनको तो 3 सीटों का वादा है। जी। तो बिल्कुल। 3 सीटें कहां से दी जाएगी? अभी तो दूसरी सीट ही नहीं हम्म। निकल पा रही है। हम्म। और 2 सीटें जीतन राम मांझी भी मांग रहे हैं, लेकिन कहां से दी जाएगी? और मुकेश सहनी भी आना चाहते हैं, उनकी भी बातचीत हुई है, तो वो उनको कहां से दी जाएंगी सीटें? तो जी। ये बिल्कुल। है कि तीनों तीनों घटक दल, जो पुराने घटक हैं, जो एनडीए के तीनों पुराने घटक हैं, वो अगर एक एक सीट छोड़ दें तो 3 पार्टनर एडजस्ट हो सकते हैं। फिर एक बराबर का फॉर्मूला भी हो जाएगा, फिर जेडीयू और बीजेपी बराबरी की पार्टी आ जाएंगी, जैसे पिछली बार 17-17 की पार्टी थी, इस बार 16-16 की हो गई। और उसके बाद 8 सीटें जो बच रही हैं, उन 8 सीटों में एलआई पार्टनर को, जो सहयोगी घटक दल है, उनको एडजस्ट किया जाए। लेकिन जी। उसमें भी जो दूसरा पेच है, जो अभी आपने कहा, वो बहुत गहरा है। वो गांठ बहुत गहरे बंधी हुई है जी, जो खुल नहीं रही है। बहुत कोशिश के बाद भी वो गांठ नहीं खुल रही है कि जी। चिराग पासवान और पशुपति पारस का मामला कैसे निपटेगा। दोनों के जो पास आप ये बात तीसरा कह रहे हैं, जो तीसरा सहयोगी कह रहे हैं, वो अब तीसरा नहीं है। अब उसमें 2 धड़े हैं और एक धड़े के पास एक ही सांसद है, दूसरे धड़े के पास 5 सांसद है। वोट चिराग पासवान के पास है, सांसद पशुपति पारस के पास है। तो यह धड़ा जो है, कहां कौन छोड़ेगा? तो देखिए, क्या जिसके पास, चिराग चिराग पासवान एक सीट से मानेंगे नहीं? चिराग पासवान को कम से कम 4 सीटें तो कही जा रही थी, बात हुए 5वीं सीट की भी दावेदारी कर रहे हैं। और क्या पशुपति पारस सिर्फ एक सीट के लिए रह जाएंगे? यह बड़ी नहीं बात है तो, ना। हाँ, ये अब देखिए, बीजेपी ने कहा, माना हुआ है कि चिराग पासवान मुख्य धड़ा है। एक दिन और हम लोग जी। बात कर रहे थे चिराग पासवान को हम्म। लेकर के, तो उसमें हमने इस बात का जिक्र किया था, आपको ध्यान ही है कि जेपी नड्डा ने जी। स्वयं कहा था कि मुख्य धड़े के नेता चिराग पासवान भी हम्म। अब एनडीए में आ गए। तो मुख्य धड़ा बिल्कुल। बीजेपी उनको मान रही है, और इसलिए मान रही है क्योंकि वोट उनके पास है। ये सामान्य धारणा है कि रामविलास पासवान का जो विरासत है, उसके उत्तराधिकारी चिराग पासवान है। और जी। जनरली ऐसा होता भी है कि बेटे को ही उत्तराधिकार मिलता है। राजनीति में आमतौर पर एक आध अपवाद होगा जब किसी और को मिला होगा, लेकिन बेटे को मिलता हम्म। है, वो उत्तराधिकार बेटे को जाता है। तभी आप देखिए महाराष्ट्र में कैसे हो रहा है कि असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की है। इसके बावजूद बीजेपी उनको 10 सीट देके राजी नहीं है, क्योंकि बीजेपी जी। को भी पता है कि एकनाथ शिंदे तो आ गए हैं,
लेकिन जो शिवसैनिक है वो नहीं आए हैं। शिवसैनिक अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ हैं, जो बाल ठाकरे के बेटे हैं। तो वोट जी ऐसे नहीं ट्रांसफर होता है। अजीत पवार उप मुख्यमंत्री हैं, इसके बावजूद उनको 8 सीट देकर के बीजेपी राजी नहीं है, क्योंकि उसको हम्म, पता है कि जो मराठा वोट है जिसके लिए उनको लाया गया, वो वोट तो शरद पवार के साथ रह गया। तो जी उसी तरह से बिहार में जो पासवान वोट है, जो रामविलास पासवान की लीगेसी का वोट है, वो वोट तो उस वोट के उत्तराधिकारी, सहज उत्तराधिकारी चिराग पासवान है। तो हम्म, इसलिए बीजेपी उनको ज्यादा तरजीह देगी। लेकिन बीजेपी ये भी नहीं चाहेगी कि पशुपति पारस छोड़ दे। वो ये बिल्कुल इस बात का जोखिम नहीं ले सकती है कि वो छोड़ दें, क्योंकि जी वो बीजेपी को भले नुकसान नहीं पहुंचाए, लेकिन हम्म, अगर वो अलग हो जाते हैं तो वो जिन सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी लड़ेगी वहां तो नुकसान पहुंचा ही सकते हैं। वहां लोक हाँ जनशक्ति बिल्कुल जो जो काम चिराग पासवान ने पिछली बार नीतीश कुमार के लिए किया था, अगर अलग हो गए तो जी वही काम चिराग पासवान के लिए पशुपति पारस कर देंगे। पशुपति पारस करेंगे। तो इसीलिए बीजेपी नहीं चाहती है कि वो नाराज हो। अच्छा, उनके साथ जो एमपी हैं, देखिए पशुपति पारस के साथ जो भी एमपी है, उन तमाम लोगों की अपनी हैसियत है, निजी हैसियत से भी वो मजबूत लोग हैं, दबंग जी लोग हैं, मजबूत लोग हैं, सबके पास अपना अपना संसाधन भी है और वोट भी है। जिस कास्ट के हैं उस कास्ट को भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए अगर पशुपति पारस के साथ वो लोग भी साथ छोड़ते हैं तो वो बड़ा झटका हो जाएगा। बीजेपी अब तक जो करती नहीं, एक तो छोड़ चुके हैं, एक छोड़ चुके हैं। देखिए बीना देवी तो चली गई वो चिराग पासवान के साथ, और महबूब अली कैसर के बारे में भी कहा जा रहा है कि उनकी इच्छा जो है वो महागठबंधन से खगड़िया चुनाव लड़ने की है, या फिर वे जेडीयू के उम्मीदवार भी बनना चाहते हैं। याद रखना होगा महबूब अली कैसर के जो बेटे हैं वो आरजेडी के एमएलए हैं। तो पशुपति पारस की ओर हम 3 सांसद ही माने, पशुपति पारस, प्रिंस राज और चंदन सिंह। और इधर दो मान ले, देखिए वैशाली में किसे टिकट देंगे, चिराग पासवान, वक्त की बात है, क्योंकि वहां बहुत जबरदस्त रेस है और कई तरीके से वहां प्रतियोगिताएं हो रही हैं। तो यह बड़ा सवाल है, और सबसे बड़ा नुकसान तो चिराग पासवान के लिए धर्म संकट की स्थिति हो जाएगी, क्योंकि वे दलित और सवर्ण एकता के लिए जाने जाते हैं। और उन्हें परिवार से भी दो लोगों को लड़ाना है। तो फिर जो परंपरा रही है कि कम से कम उन्होंने एक भूमियाल को लड़ाया है, कम से कम उन्होंने एक राजपूत को लड़ाया है, इस पर ब्राह्मण राजू तिवारी को लड़ाने की बात करें तो उनके पास भी कहां रह जाएंगे विकल्प बचे रहेंगे कि सबको लड़ा लें और सबको खुश कर लें। इसलिए बीजेपी को हमने कहा, बीजेपी नहीं चाहेगी कि चिराग पासवान भी नाराज हो या पशुपति पारस नाराज हो, और महबूब अली कैसर को छोड़ दें तो बाकी जो एमपीज हैं उनको भी जी बनाए रखने की कोशिश होगी बीजेपी की, कि वो भी छोड़ के नहीं जाए, क्योंकि वो जी सब मजबूत लोग हैं, सबका आधार है अपना। चाहे वीणा देवी हो, वीणा सिंह और दिनेश सिंह बेशक कभी चले गए जी चिराग पासवान का, लेकिन जो हम लोगों के यहाँ कहावत है कि घी कहाँ गिरा तो दाल में गिरा। अब यहाँ गिरा या हम्म, वहां गिरा, वो है तो एनडीए के अंदर ही, चाहे जी पशुपति बिल्कुल। पारस के साथ है या चिराग पासवान के साथ है। तो हम्म, बीजेपी ये नहीं चाहेगी कि वो अलग हो। अगर वो किसी तरह से उनको एडजस्ट किया जाए, मना के रखा जाए, ये कोशिश होगी। ये तीनों लोग जो हैं, महबूब अली कैसर को छोड़ दे तो बाकी दो लोग, और पशुपति पारस जो रामविलास पासवान का परिवार है उस परिवार के तीनों लोग, ये लोग एक साथ रहे। जो इससे जो सवर्ण जी एकता बनती है, जो सवर्ण और दलित एकता बनती है, उसका बड़ा फायदा बीजेपी को होता है। देखिए पिछली बार 7 सीटों पर, 6 ही सीटों पर लड़ी थी लोक जनशक्ति पार्टी, और उसको 7.5% से ज्यादा वोट आया था। जी 6 सीटों पर 7.5% वोट बहुत होता है, बहुत मैटर करता है ये वोट। आप समझिए कि 19 हम्म, सीटों पर लड़ करके 18% वोट आया था आरजेडी को। इनको 6 सीटों पर 7.5% वोट है। तो ये वोट, उसमें पार्टी का भी वोट है, अलायंस का वोट है, और इंडिविजुअल कैंडिडेट की अपनी क्षमता का भी वोट है। तो वो वोट मैटर करेगा। बीजेपी उस वोट को नहीं अपने हाथ से जाने देना चाहेगी। तो वो जी एडजस्टमेंट करना होगा बीजेपी को, जिस पर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। उसका एडजस्टमेंट दूसरे तरीके से भी हो सकता है, कि अगर कोई आदमी, अगर रामविलास, माफ करिएगा, पशुपति पारस के खेमे के जो लोग हैं, अगर उनको टिकट नहीं दे पा रहे हैं तो बीजेपी अपना सिंबल दे दे उनको। उनको तो जी इससे मतलब, उनको इससे फर्क नहीं पड़ता है ना कि वो पशुपति पारस के सिंबल पर लड़ रहे हैं या बीजेपी के सिंबल पर लड़ रहे हैं। उनको चुनाव जीत हम्म, करके एमपी बनना है। पार्टी तो उनकी नहीं है, पार्टी की चिंता तो पशुपति पारस और चिराग पासवान को करना है, उनके एमपीज को तो जी एमपी बनना है। बिल्कुल। तो हम्म, वो एडजस्टमेंट एक तरह से हो सकती है। ये जब बैठेंगे फाइनल बातचीत के लिए, जेडीयू, बीजेपी और लोक जनशक्ति, अभी तो क्या है, सब बातचीत जो हो रही है इंडिविजुअल हो रही है। मतलब जेडीयू हम्म, बीजेपी की बात हो रही है, फिर बीजेपी की और उपेंद्र कुशवाहा की बात हो रही है, बीजेपी चिराग पासवान की बात हो रही है, इस तरह से बात हो रही है। अभी साझा बैठक कोई नहीं हो रही है जिसमें सबको बिठा करके एक सहमति बनाने की कोशिश हो। किसी न किसी पॉइंट पर वो बैठक भी होगी,
जिसमें जी। कैंडिडेट देने की बात कि कैंडिडेट्स को कहाँ एडजस्ट किया जाए। अगर सीट कम होती है, हम्म मान लीजिए कि 5 सीट हम्म पर मामला आ गया, अगर जी मुकेश सहनी भी आ जाते हैं और ये सहमति बन गई कि 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा, 1 सीट जीतन राम मांझी और 1 सीट मुकेश सहनी, तो 3 सीटें तो चली गई। बची आपके बिल्कुल। पास 37 सीटें, उसमें से 32 सीटें बट गई 16-16 जेडीयू और बीजेपी में। तो चिराग जी। पासवान और पशुपति पारस दोनों के लिए 5 सीट बचती है। अब हम्म 5 सीट में से 1 एमपी मान लीजिए चले जाते हैं, हम मान के चल रहे हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, महबूब अली कैसर। तो बचे जी। 5 एमपी और 5 सीटें हैं। तो आप हम्म इतनी सीटें ले लीजिए, आपके पास 5 एमपी हैं, 5 सीटें आप ले लीजिए। तो सिंपल फॉर्मूला तो ये भी हो सकता है कि जिसके साथ जितने एमपी हैं उतने ना भी हों, तो 5 आपके जी। बीच बीच बाँट देते हैं। 2 सीट चिराग हम्म पशुपति पारस को दे दीजिए, 3 सीटें चिराग पासवान के खाते में आ गईं। और अगर 1 एमपी, अगर वो दोनों सीटें लड़ना चाहते हैं, पशुपति पारस हाजीपुर और समस्तीपुर, तो उनके जो भूमिहार एमपी हैं उनको बीजेपी अपना सिंबल दे। तो इस तरह का कोई एक फॉर्मूला इवॉल्व होगा, अभी एक 2-4 दिन में ही ये फॉर्मूला इवॉल्व होगा। लेकिन जो बुनियादी बात है वो ये है कि नीतीश कुमार 16 सीट से कम नहीं हो रहे हैं, और बीजेपी भी ठीक है। 17 से कम होगी तो 16 पर आएगी, उससे ज्यादा कम नहीं होगी। ठीक है अजीत जी, आप कह रहे हैं कि क्या बोलता है 17 से कम आएगी तो 16 से और नीचे नहीं आएगी बीजेपी, और नीतीश कुमार 16 से कम नहीं आएंगे। लेकिन 3 सीटों की बात आप कर रहे हैं, चिराग पासवान, 3 सीटों का नाम सुनते ही उनके समर्थक बिफर जाते हैं। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। और देखिए, चलिए यदि ये कोई फार्मूला निकल भी गया, तो अब जो पूरा परिदृश्य बनता दिख रहा है, उसमें तो हमें सीटों की अदला बदली भी दिखाई पड़ रही है, बड़े पैमाने पर उम्मीदवार बदलते भी दिखाई पड़ रहे हैं। यदि चिराग पासवान को जितनी सीटें मिले, वे अपना छोड़ दें, परिवार के एक और सदस्य को छोड़ दें, वे भी नए ही होंगे, तो फिर उनके यहां से भी नए उम्मीदवार की वैशाली में वो बीना सिंह को ही दे देंगे, इस बात की गारंटी कहां है? वहां तो देखिए कंपटीशन चल रहा है विनीता विजय में, रविंदर सिंह में और संजय सिंह में। और कई तरीके की बातें चल रही हैं। फिर यदि देखिए आप, जेडीयू को 16 सीटें मिल गई, 16 जीती हुई सीटें, तो 2 सीटें तो छोड़नी है ना जेडीयू को। यह बात तो पक्की है कि काराकाट उपेंद्र कुशवाहा के लिए छोड़नी है, और गया संतोष सुमन मांझी के लिए छोड़नी है, जीतन राम मांझी के लिए, के बेटे के लिए। तो फिर 14 सीटें हुई। तो ये 2 सीटें जो जेडीयू कर रही है 16 से कम पर नहीं लड़ेंगे, तो ये 2 सीटें कहां से आएगी? वह सीटें बीजेपी अपने खाते से देगी, या फिर वह सीटें एलजेपी के खाते से निकलेगी। एक ही सीट न हारी हुई है, किशनगंज। तो उम्मीदवार भी बदलते दिखाई पड़ रहे हैं। यदि आप कह रहे हैं कि भाई पशुपति पारस की पार्टी के एक सांसद को बीजेपी अपने सिंबल पर लड़ा ले, तब भी उनके पास 17 रहे या 16 रहे, तो फिर उनके यहां भी उम्मीदवार बदलेगा और सीट इधर उधर होगा। तो ये सीटों की अदला बदली और उम्मीदवार भी बड़े पैमाने पर बदलते दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, वे 6 नाम तो हैं ही, राधा मोहन सिंह, गिरिराज सिंह, आर के सिंह, रमा देवी, रविशंकर प्रसाद, अश्विनी चौबे। लेकिन इसके अलावा भी कई परिवर्तन, और बड़ा सवाल कि 16 सीटें जेडीयू को, तो गया और काराकाट के बदले कौन सी सीट मिल जाएगी, कहां से मिल जाएगी, कहां से निकाल लेंगे? देखिए, जब जब नीतीश कुमार लौटे थे 2019 में, तो नालंदा सीट छोड़नी पड़ी थी लोक जनशक्ति पार्टी को। जब वो नीतीश कुमार नहीं थे तो नालंदा सीट लोक जनशक्ति पार्टी को मिली थी, लेकिन जब नीतीश कुमार आए तो नालंदा उनको मिल गई सीट वो। जी। उसी तरह से देखिए, एक बीजेपी की जो सीटें जो छोड़ने की बात है, बीजेपी को एक नई सीट मिल जाएगी किशनगंज। मान लीजिए अगर नीतीश हम्म कुमार वो सीट छोड़ रहे हैं तो एक नई सीट मिल गई किशनगंज की, जो बीजेपी शाहनवाज लड़ाना हुसैन भेज चाहती दिए जाएंगे क्या? है। शाहनवाज संभव है, हुसैन एमएल से नहीं बने तो भेज दिए जाएंगे क्या? बिल्कुल संभव है कि वहां मुस्लिम कैंडिडेट, जहां 80% आबादी मुस्लिम आबादी है, मान लीजिए 75-80% आबादी मुस्लिम है, वहां बीजेपी को भी हम्म पता है कि कोई हिंदू कैंडिडेट भेज करके कोई वोट नहीं हासिल कर सकते हैं वहां। और वहां शाहनवाज हुसैन लड़ाना तो जीते हैं एक मुश्किल है। बार। शाहनवाज शाहनवाज हुसैन हुसैन जीते भी जीते हैं, भी हैं। बिल्कुल जी। बिल्कुल जीते भी हैं वहां से। और जो हम्म पिछली बार मुस्लिम वोट मिला था नीतीश कुमार की पार्टी को, वो शाहनवाज हुसैन जाते हैं तो उनको मिल सकता है वहां। तो जी। ये वहां ये तो पता है कि जब तक मुस्लिम वोट कुछ क्या मतलब मेजर उसका हिस्सा नहीं हासिल होगा, तो किशनगंज सीट आप नहीं जीत सकते हैं। अगर बीजेपी बिल्कुल। जीतने के लिए वो सीट लेना चाहती है तो उसको मुस्लिम कैंडिडेट देना होगा, और उसके लिए तो बेस्ट चेहरा शाहनवाज हुसैन ही है। अन्यथा वो जी। सीट जाती है जेडीयू के खाते में, और ये जेडीयू को कहा जाता है कि वो अपना मुस्लिम उम्मीदवार लड़ाए। जेडीयू अपना हम्म वो, तो तभी लड़ाई है वहां, नहीं तो ऐसे लड़ाई नहीं है वहां बीजेपी की तरफ से। बिल्कुल। बीजेपी किसी ऐसी सीट पर जहां 40% तक मुसलमान वोट है, वहां हिंदू कैंडिडेट उतार करके पोलराइज करा करके चुनाव जीत सकती है।
उस सीट जी। पर तो जीत ही नहीं सकते हैं। तो अगर वो सीट हम्म। एक मिल रही है तो निश्चित रूप से वहां कोई चेहरा दिमाग में होगा। नहीं तो बीजेपी वो हम्म। सीट नहीं ले, फिर वो सीट छोड़ दी जाएगी जी। कि नीतीश कुमार ही लड़ें और उसके हम्म। बदले में कुछ और नीतीश कुमार का एडजस्ट किया जाए। ये एक संभावना अभी होगी जब ये लोग बातचीत की टेबल पर बैठेंगे। फिर जी। पेंच हम लोग का पूरा घूम फिर करके उसी पर आ रहा है कि चिराग पासवान की पार्टी का और सीटों की अदला बदली का। जैसे जी। काराकाट सीट हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि काराकाट सीट उपेंद्र कुशवाहा को वही सीट चाहिए है और बीजेपी ने बिल्कुल। भरोसा दिया है कि वादा पूरा करेंगे। तो वादे में नंबर ऑफ सीट्स का वादा भले न पूरा हो लेकिन उनको काराकाट सीट तो देनी होगी, क्योंकि जी। उनकी जो दूसरी सीट है उजियारपुर वो तो नहीं बीजेपी छोड़ सकती है, क्योंकि वहां से हम्म। नित्यानंद राय ऑलरेडी नित्यानंद राय एमपी है वहां से। उनके जी। उनको जो पिछली बार सीट मिली थी वाल्मीकि नगर, वो सीट आरजेडी नहीं, वो जेडीयू नहीं छोड़ सकती है, क्योंकि जेडीयू की वो पारंपरिक सीट है, वहां जीतते रहे हैं जेडीयू के नेता। तो कुशवाहा की वो भी पारंपरिक सीट है। तो इस वजह से उनके पास तो एक सीट की गुंजाइश बच रही है और वो काराकाट सीट छोड़नी होगी जो अभी जेडीयू की है। इसी तरह से जी। जीतन राम मांझी के लिए एक सीट छोड़नी होगी, गया वो भी जेडीयू की सीट है। तो हम्म। ये दोनों सीटें तो छूटेंगी। अब इन दोनों के बदले में नीतीश कुमार मांग कर सकते हैं कि हमको एक सीट आप सुरक्षित दीजिए और यही पेच है ज्ञानेश्वर जी, वो जमुई की सीट हो सकती है जिस पर जेडीयू कहे कि ये बिल्कुल। सीट हमको चाहिए। जेडीयू जी। के एक जी। बड़े जी। नेता की नजर उस सीट पर है, काफी समय से वो वहां हम्म। चुनाव लड़ना चाहते हैं, लड़े भी हैं। तो वो लड़ना हम्म। चाह रहे हैं, मतलब अपने लिए जी। लेना चाह रहे हैं वो सीट, चाहे जो लड़े। हम्म। तो जेडीयू, चूंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि एक सुरक्षित सीट छोड़ करके और जेडीयू कोई दूसरी सीट ले ले, क्योंकि हम्म। महादलित का मैसेज जेडीयू को भी बनाए रखना है हमेशा, क्योंकि उसको भी जी। पता है कि एक समय पर जाकर के उसको इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स करनी होगी। और तब ये सवाल बिल्कुल। उठेगा कि उसके पास क्यों उसने अपनी सुरक्षित सीट छोड़ी थी और गया। भाई हम्म। मगध ही तो बेस है, नीतीश कुमार की पार्टी का पूरा बेस है, वहां नीतीश कुमार की अपनी राजनीति का वो केंद्र है। और वहां की जी। सुरक्षित सीट छोड़ देंगे तो उसके बदले में उनको सुरक्षित सीट चाहिए होगी जो जमुई हो सकती है। अब जमुई की सीट अगर जेडीयू को देनी है तो चिराग पासवान को हाजीपुर शिफ्ट करना होगा। तो बिल्कुल। फिर पशुपति पारस को कैसे मनाएंगे, उनको फिर समस्तीपुर भेजेंगे तो फिर प्रिंस पासवान की हम्म। सीट खाली हो जाएगी। उनको जी। जो आपने एक बार पहले कहा था, हम लोग की चर्चा में आपने कहा था कि प्रिंस पासवान को कहा जा सकता है कि आप विधानसभा का चुनाव लड़िएगा, अभी आप छोड़ बिल्कुल। दीजिए। तो ये तो हम्म। अपने आप एक फॉर्मूला बन गया कि 6 की 5 सीट हो जाएगी, क्योंकि हम्म। कोई नई सीट दूसरी जगह से निकलती नहीं दिख रही है जहां उनको एडजस्ट किया जाए। अब एक अगर सुरक्षित सीट का पेंच इस तरह से निपटता है, तब भी एक कुशवाहा सीट का पेंच फंसेगा बीजेपी और जेडीयू के बीच में। जेडीयू जी। अगर काराकाट की सीट छोड़ देती है तो उसके बदले में एक उसको उसी तरह की सीट चाहिए होगी, जहां से हम्म। उसको कुशवाहा उम्मीदवार अपना वो लड़ा सके, क्योंकि वो पॉलिटिक्स नीतीश कुमार नहीं छोड़, वो भी पॉलिटिक्स नहीं छोड़ सकते हैं। भाई वो हम्म। जो उनका लौकुश का समीकरण है, दलित जैसे जिस तरह से महादलित की पॉलिटिक्स नहीं छोड़ सकते हैं, वैसी लौकुश के समीकरण की सीट भी नहीं छोड़ और सकते एक हैं। चूक अभी अभी हो गई है ना, देखिए अभी एक चूक हो गई नीतीश कुमार से कि जो बिहार विधान परिषद में जो चुनाव होने हैं और जेडीयू को सिर्फ 2 सीटें मिल रही हैं, तो नीतीश कुमार ने फैसला कर लिया कि वो स्वयं जाएंगे। खैर यह तो लाजिमी था। और दूसरी सीट उन्होंने खालिद अनवर को दे दी, यह बात भी करीब करीब फाइनल हो गई है। और अब बिहार विधान परिषद में जेडीयू के खाते से कोई कुशवाहा एमएलसी नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने जब इस्तीफा दिया था तो राजवर्धन झा आजाद को बना दिया था। इस पर काफी नेताओं ने आपत्ति भी जताई थी। और देखिए राज्यसभा में भी कोई कुशवाहा जेडीयू का सांसद नहीं है। तो एक यह जो कमी हुई है, इसे भी नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं पाटना होगा। और चिराग पासवान से थनी हुई है वाल्मीकि नगर सीट को लेकर। वाल्मीकि नगर से चिराग पासवान चाहते हैं राजू तिवारी को चुनाव लड़ाना, और वो सीट है कुशवाहा की। अब यदि हम कुशवाहा जाति के लिए सीट की संभावनाओं को तलाशें तो वह सीट हमें दिखती है सीतामढ़ी, लेकिन वहां देवेश चंद्र ठाकुर प्रत्याशी बना दिए गए हैं। वह सीट दिखती है खगड़िया। अब खगड़िया में क्या होता है, क्योंकि महबूब अली कैसर न अभी इधर है न उधर है। खगड़िया की सीट पर उम्मीदवार कौन तय होता है, क्योंकि वहां कभी रेणु कुशवाहा चुनाव जीती है। आज ही कोई कह रहा था कि चलिए जहानाबाद में चंद्रेश्वर चंद्रवंशी को बदल दें, यदि किसी कुशवाहा को लड़ा दिया जाए तो क्या होगा। तो ये सारी स्थिति परिस्थिति और ये जोत और गणित बैठाए जा रहे हैं अजीत जी। हाँ, तो देखिए अगर खगड़िया होता है तो इसका मतलब कि लोक जनशक्ति पार्टी की एक और सीट कम होगी। वो जी। लोग अगर उनसे जमुई ले लें और खगड़िया ले लें तो फिर उनके लिए कोई एक और सीट एलजेपी के लिए खोजनी होगी, जो बीजेपी को छोड़नी जी। होगी उनके लिए कोई एक हम्म। सीट बीजेपी को उनके लिए छोड़नी होगी। नीतीश कुमार अपनी सीट नहीं छोड़ेंगे, खासतौर से वाल्मीकि नगर की सीट जो है वो नहीं जी। छोड़ेंगे। और वो
सीतामढ़ी की सीट भी नहीं छोड़ेंगे। पिछली बार भी हम लोगों ने देखा कि सीतामढ़ी की सीट नीतीश कुमार ने नहीं छोड़ी, भले वहां उन्होंने बीजेपी से आयातित नेता को टिकट दिया, लेकिन सीट जी। जेडीयू के खाते में ही रही। तो हम्म। ये वो अपनी सीट न सीतामढ़ी छोड़ेंगे न वाल्मीकि नगर छोड़ेंगे। अभी तक की जो हम्म। स्थिति है, बाद में क्या होगा ये अभी कैसे हम लोग कहें, लेकिन अगर खगड़िया की सीट छुड़ाई जाती है तो फिर एलजेपी के लिए 2 सीटें खोजनी होंगी बीजेपी को, 2 या जी। कम से कम 1 सीट। ये हम इस हम्म। बात को अभी भी फिर दोहरा रहे हैं कि एक-एक सीट तीनों पुराने एलआई को छोड़ना पड़ सकता है। अपने जीते बिल्कुल। हुए अपने खाते में से 17-17 और 6 का जो फॉर्मूला था, उसमें से तीनों को एक-एक सीट छोड़नी पड़ सकती है। 16-16 5 का फॉर्मूला हो सकता है और फिर उसमें बाकी 3 सीटों में 3 सहयोगी एडजस्ट किए जाएंगे। जी। किसी तरह से अगर नीतीश कुमार एक हारी हुई सीट लेने को राजी हो जाते हैं, तब अलग हम्म। बात है। अगर नीतीश कुमार इस बात पर राजी हो जाए कि 15 जीती हुई सीट और 1 हारी हुई सीट हमको दे दीजिए, हमारी जो किशनगंज। किशनगंज हमको दे दीजिए, तब फिर एक हम्म। स्थिति बनती है कि फिर खगड़िया की सीट अपना उसी खाते में रह जाए, वो जिसको लड़ना हो उसको लड़ाए। तो जी। ये फ़ॉर्मूला भी बन सकता है कि नीतीश कुमार 16 हम्म। सीट दी जाए, लेकिन 15 उनकी जीती हुई और 1 उनकी हारी हुई। फिर 15 जब जीती हुई देंगे, तो फिर उनको गया के बदले में 1 सीट आपको देनी पड़ेगी, जीती हुई सीट दूसरी। तो ये जी। फ़ॉर्मूला एक हो सकता है कि उनकी 16 में से 14 अपनी जीती हुई, 1 गया के बदले में दूसरी सीट जमुई की सीट और फिर 1 हारी हुई किशनगंज सीट, इस तरह से फ़ॉर्मूला बनाया जा सकता है। लेकिन हम्म। ये जब ये लोग बैठेंगे सब लोग आपस में माथापच्ची करने, तब होगा। अभी तो जेडीयू ने अपनी माँग रख दी है कि 16 से कम नहीं होगा। तो जी 16 से बिल्कुल, कम 16 से अभी कम नहीं। होगा नहीं, तो बची हुई 24 सीटों में अब बीजेपी को एडजस्ट जी। करना है कि बची हुई हम्म। 24 सीटों का पहले फ़ॉर्मूला एक बना लें, फिर नीतीश कुमार के साथ बात करें, तब सेकंड राउंड में सीटों की अदला-बदली वाली बात आएगी। फर्स्ट राउंड जी। में नंबर्स पर सहमति बन जाए और इन लोगों को हम्म। कन्वे कर दिया जाए, जीतन राम मांझी को भी और उपेंद्र कुशवाहा को, कि भाई 1 से ज़्यादा सीट आपको नहीं मिलेगी। ये जिस दिन हम्म। कन्वे किया जाएगा, फिर इनका रिएक्शन देखा जाएगा कि ये लोग क्या इनका रिएक्शन होता है। देखिए वो भी बड़ा जी बिल्कुल। इम्पोर्टेंट है, वो रिएक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है देखना कि ये लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं। क्या कोई नाराज़ होकर के साथ छोड़ सकता है? हम्म। वो भी एक संभावना, अभी भी उस संभावना को हम लोग खारिज नहीं कर सकते हैं। आखिरी समय में क्या कौन किसका पाला बदल जाए, तो वो देखेंगे। अगर उस पर चीजें सेटल हो जाती हैं, तब सीटों की अदला बदली, और वो फिर एक इंश्योर किया उम्मीदवार। जाएगा कि सब आदमी को जीतने लायक सीट मिले। उपेंद्र कुशवाहा को जी। काराकाट मिले और जीतन राम मांझी को गया मिले। ये सेकंड फेज में ये चीज आएगी जब ये लोग सीटों का नंबर ऑफ सीट्स तय हो जाएंगी। देखिए दोनों तरफ मजबूरियां पता है। बीजेपी को बिल्कुल। पता है कि उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की क्या मजबूरी है। आरजेडी के हम्म। अलायंस में जा करके अभी का जो सत्ता सुख है वो गंवा देंगे आप। और हम्म। दूसरा, अब देखिए जीतन राम मांझी की बार्गेनिंग कैपेसिटी तो कम हो गई। जब 3 और जी। विधायक बीजेपी के साथ आ गए आरजेडी के, तब उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी कम हो गई। हम्म। और उधर जा करके जो अभी सत्ता का आपको सुख मिल रहा है वो गंवा देंगे। और 3 सीट भी उधर से मिल जाए तो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। पिछली जी बार देख बिल्कुल। चुके हैं, आजमा चुके हैं। वही हम्म। मजबूरी उपेंद्र कुशवाहा की भी है कि उधर जाने पर आपको सीटें तो ज़्यादा मिल जाएँगी, लेकिन जीतने की गारंटी नहीं होगी। इधर जीतने हम्म। की गारंटी होगी, केंद्र में मंत्री भी बनने की संभावना होगी। तो ये इस बीजेपी इन सब की मजबूरियां समझ रही है। तो उस मजबूरियों पर क्या होता है कि पॉलिटिक्स में असली नेता वही होता है, असली बार्गेन करने वाला वही होता है, जिसको कमजोर नस का पता हो और उस नस को दबा दे मौके पर। तो जी बिल्कुल। मौके पर उस कमजोर नस को दबाया जाएगा, सबकी कमजोर नस को दबा करके, और उसको एडजस्ट किया जाएगा। और एक बार वो एडजस्टमेंट हो जाए कि एक-एक सीट पर ये लोग राजी हो गए, फिर सीटों की अदला-बदली भी होगी और तब फिर कैंडिडेट की बात आएगी। फिर अपने कैंडिडेट होंगे और दूसरे जी। आयातित कैंडिडेट भी एक-दूसरे के यहाँ होंगे। इनका कैंडिडेट उनके यहाँ, क्या पता किशनगंज सीट अगर जेडीयू के खाते में चली जाए, तो शाहनवाज हम्म। हुसैन को कहा जाए कि आप जेडीयू के टिकट से ही लड़ जाइए किशनगंज। जी। जी। जी जैसे बिल्कुल। सुनील कुमार पिंटू पिछली बार लड़े थे सीतामढ़ी। तो हाँ, और ये ऐसे कई उदाहरण, सुखदेव पासवान कभी बीजेपी भेज दिए गए थे नीतीश कुमार की ओर से बिल्कुल ही। ऐसे कई गए थे। उदाहरण है, ऐसे कई। हाँ, जी। हाँ, तो वो थर्ड फेज है। मतलब फर्स्ट जी। फेज नंबर ऑफ सीट्स का है, वो तय हो जाएगा। जी। सेकंड फेज सीटों हम्म। की अदला-बदली का है और थर्ड फेज कैंडिडेट्स का होगा, जिसमें कैंडिडेट्स की भी अदला-बदली हो सकती है। चलिए, तो देखिए बिल्कुल फैसले की घड़ी आ गई है सीटों की संख्या को लेकर, लेकिन इसमें झमेला भी हो गया है क्योंकि जेडीयू ने कह दिया 16 से कम नहीं लड़ेंगे। और बीजेपी क्या 17 से नीचे 16 पर आती है? और क्या लोजपा दोनों गुटों को सिर्फ 5 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है? 5 सीटों में क्या फार्मूला होगा? 4-1, 3-2, यह देखने की बात है। और कुशवाहा और मांझी तो एक-एक हैं ही,
तो आगे क्या होगा यह भी आपको बताएंगे हम सबसे पहले। देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।